नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात लोकसभा चुनाव के रण की, 4 चरणों में हो चुके मतदान की, भाजपा के 400 पार के दावों की और इंडिया गठबंधन के इरादों की, बात आंकड़ों के आकलन की और हार जीत को लेकर भविष्यवाणी की। जी हां, देश में 4 चरणों के चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और शुरू हो चुका है सीटों के गणित का गुणा भाग। अब 7 चरण के चुनाव के बाद नतीजे भले ही 4 जून को आने हैं, लेकिन उससे पहले 4 चरणों का चुनावी शोर थमने के बाद चर्चा इस बात की है कि किसका कितना जोर है, किसका पलड़ा भारी है और हवा का रुख क्या है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि अब की बार 400 पार का नारा 3 चरणों के मतदान के बाद अब हकीकत में दिखने लगा है। और अब अमित शाह ने कहा कि 380 सीटों पर वोटिंग के बाद साफ है कि चुनाव तो वो जीत चुके हैं, अब तो लड़ाई 400 पार की है। इस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि 400 तो ठीक, 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, उनका रथ फंसा नहीं बल्कि धंस चुका है। उधर राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये जो बयानबाजी हो रही है उसका आधार क्या है। क्या वाकई जो 400 पार का नारा दिया गया वो पार हो रहा है, या फिर सिर्फ आंकड़ों के आकलन और 400 पार के नारे की भविष्यवाणी में ही विपक्ष उलझ कर रह गया है। अब सवाल है कि मोदी के 400 पार नारे की हकीकत में कितनी सच्चाई है और विपक्ष का कहना है कि रथ फंस चुका है, तो इस दावे में कितना दम है। जनता मांगे जवाब में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चरण दर चरण, अंजाम पर रणने। लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में 4 चरणों के चुनाव के बाद सत्ता के सिंहासन को लेकर राजनीतिक बहस की धार और तेज हो चली है। ये बहस तेज हो चली है, देश में अगली सरकार किसकी होगी, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आकलन ये भी शुरू हो गए हैं कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। दरअसल देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 380 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इन 4 चरणों की वोटिंग के बाद हर कोई हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहा है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन 4 चरणों में 270 सीटें जीतने का दावा करते हुए 400 का टारगेट आसानी से पूरा करने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दावा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और 4 जून के बाद सरकार बनाएगा, मोदी की विदाई तय है। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की 140 सीटें भी नहीं आ पाएंगी, उनका रथ फंसा ही नहीं, धंस गया है। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। अब देश में अभी तक 18 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है।
3 चरणों का चुनाव बाकी है। 24 में सरकार बनाने के दावे जिसके जो भी हो, लेकिन अभी 163 सीटों पर चुनाव बाकी है। इन 3 चरणों में जिन राज्यों में चुनाव बाकी है उनमें दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल है। भले ही चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन दावों का जोर अभी से चारों ओर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 4 चरणों में 380 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। अगर 2019 के कुछ आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीजेपी और एनडीए ने तकरीबन 200 से ज्यादा इन 4 चरणों में सीटें जीती थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है, जिस तरह से अमित शाह का भी आपने बयान सुना, कि यहां पर 372 से ज्यादा, तकरीबन 370 से ज्यादा, जो एक बहुमत का आंकड़ा 372, वो पार कर चुकी है बीजेपी एनडीए और अब 400 की ओर अग्रसर है। लेकिन वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बार 200 से ज्यादा भी आंकड़ा यहां पर पार नहीं कर पाएगी। तो क्या जिस तरह से 2019 में जिस तरह से सीटें जीती थी बीजेपी एनडीए, क्या वैसा ही यहां पर दोहरा पाएगी बीजेपी एनडीए, या फिर जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक नए रूप में सामने आया है, और क्या उनके इस रथ को रोक पाएगी जो 400 का आंकड़े की बात कर रही है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि 200 से ज्यादा आंकड़े इस बार पार नहीं कर पाएगी। इस पर हम तमाम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन बयानों को एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमित शाह ने दावा किया है कि चौथे चरण के बाद पीएम मोदी को बहुमत मिल चुका है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, तो दावा कर रहे हैं कि अब 400 पार की लड़ाई है, क्योंकि तकरीबन 380 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 270 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। अब बीजेपी के आसपास कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं है, यह भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टी की जो दावा कर रही है वो कह रही है कि 4 चरणों में इंडिया गठबंधन आगे है, भाजपा 200 पार भी नहीं कर पाएगी। और साथ ही कहा कि यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई। हालांकि ये इस तरह के बयानबाजी हम हर चुनावी सभा में देख रहे हैं कि जनता नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर चुकी है कि आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, तानाशाही में वोट का अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, अखिलेश यादव कह रही है। तो साथ ही कहा कि बीजेपी का रथ फंसा ही नहीं, धंस गया है। वो अपने ही नकारात्मक नैरेटिव में फंस गए हैं, तो बीजेपी पर यहां पर प्रहार किया है। और उत्तर प्रदेश को लेकर भी दावा किया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीत रहा है, टोटल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। लड़ाई है तो बस क्योटो यानी काशी को लेकर। और राहुल गांधी ने कहा 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे, झूठ की फैक्ट्री से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, और यहां पर दावा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से बयान हम देख रहे हैं, अमित शाह ने भी कहा कि यहां पर अब जो लड़ाई है वो 400 पार की है। तो देखना होगा जिस तरह से यहां पर चरण दर चरण अब 4 चरण हो चुके हैं, जिसमें 380 सीटों पर मतदान हो चुका है और दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। देखना होगा बाकी जो 3 चरण बचते हैं वहां पर किस तरह से मत प्रतिशत होता है, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या स्थिति होगी। लेकिन चलिए इसी समीकरण पर, इन्हीं बयानों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है बीजेपी नेता दिल्ली से मनोज पंडित जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से पंकज शर्मा जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से आरपी राजन जी, आप प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रीना सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं उचित शर्मा जी, और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मनोज पंडित जी, देखिए जिस तरह से 10 साल से आप लोग की सरकार है, और अक्सर जिनकी सरकार रहती थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का डर भी रहता है। 2014 में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, हालांकि 2019 में आपकी सीटें बढ़ गई, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर आप अधिकतम सीटें जीत चुके हैं, और इस बार ऐसा माना जा रहा है, कुछ जो राजनीतिक पंडित है वो भी कह रहे हैं कि वहां पर सीटें आपकी कम हो सकती है। लेकिन
किस तरह से आप इस कॉन्फिडेंस को लेकर जा रहे हैं कि अभी तक 380 की जो सीटें हुई है वहां पर अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत यहां पर हासिल कर चुके हैं, क्योंकि आप बहुत सारे राज्यों में बहुत हद तक जो एक कहते हैं मैक्सिमम सीटें जीतना वहां आप जीत चुके हैं, फिर कैसे इन चीजों को आप देख रहे हैं? क्योंकि 10 सालों से एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ ना कुछ एक खामियाजा हो सकता है आपको भुगतना पड़े। साहू जी, एंटी इनकम्बेंसी की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पूरे देश में जनता भी देख रही है और विपक्षी भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आप ये देखिए 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं दे दिया गया 400 पार का नारा, क्योंकि हमने जिस हिसाब से चीजों को जो काम किया है देश में, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे ये जितने भी करप्शन पे हम बात कर लें, तो इस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो देश की जनता उसे बहुत भली भांति समझती है। और देश में एक ही ऐसी पार्टी है जिसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। मनोज जी, पिछली बार के अगर आंकड़े देखें तकरीबन 4 चरणों में आप लोग 200 सीटें जीते थे और इस बार आप कह रहे हैं कि 270 से ज्यादा आप लोग जीत चुके हैं, पूर्ण मत मिल चुका है। लेकिन 2019 में अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी आपकी। ऐसा लग रहा है जो 270 का आंकड़ा थोड़ा सा हवाई लग रहा है जिस तरह से अमित शाह ने कहा है। देखिए, ये तो मैं बताऊं, इसमें कोई आज हम लोग 17 तारीख पे बैठे हैं, 4 तारीख दूर नहीं है, अभी 3 चरण बाकी हैं, 4 चरण हो चुके हैं। तो ये कोई बहुत मैं और आप और हम सब यहाँ डिबेट में बैठ के क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे कोई भी ऐसा दावा नहीं करेगा कि मैं हार रहा हूं। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, वही दावा करता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं और बहुत बहुमत से चुनाव जीत रहा हूं। तो ये चीजें तो 4 के बाद ही चीजें फाइनल हो पाएंगी। पर लेकिन इसमें हम और आप एक आकलन जरूर लगा सकते हैं। आप भी मान रहे हैं कि शायद ये जो दावा हवाई है, इसलिए आप भी कह रहे हैं कि हर कोई सिर्फ जीतने की बात करता है। नहीं, हमने तो काम किया है साहू जी, हमने काम किया, हम तो अपने काम के दम पे कह रहे हैं। आप देखिए, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उससे पहले जो उसकी तैयारी होती है ना, तो घर में बता के जाता है कि इतना पढ़ के जा रहा हूं, इतने मार्क्स आएंगे मेरे। तो हमने जो काम किया, हमने जनता के हित में काम किया, हमारी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। इस हिसाब से जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। वरना आप देखिए 29 दलों का गठबंधन बनाया, हर एक का अपना मैनिफेस्टो है, हर एक की अपनी चीजें हैं। अभी यही तय नहीं है कि कौन क्या बनेगा, कौन घोड़ी चढ़ेगा, कौन बारात जाएगा, कौन बाराती बनेगा, कुछ तय ही नहीं है। ना इनकी नियत ठीक है, ना नीति ठीक है, ना कुछ स्पष्ट है ही नहीं। आज केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए अगर सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, शरद पवार जेल जाएंगे, अरे भाई भ्रष्टाचारी जो भी होगा वो जेल जाएगा, कोई उसे बख्शेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगे वो बीजेपी में भी जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कानून देखिए, देश संविधान से चलेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं। जो कानून की नीति है, जो सिस्टम है देश, उसके हिसाब से चलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो चाहे किसी और पार्टी का व्यक्ति हो। बिल्कुल चलना ही चाहिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाए। ठीक है पंकज शर्मा जी, जिस तरह से आप लोग ये दावा कर रहे हैं और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो 200 से ज्यादा यहां पर एनडीए बीजेपी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। लेकिन 4 चरण हो चुके हैं, 380 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अगर 2019 के अगर आंकड़े उठा ले, रिजल्ट उठा ले, तो 200 का आंकड़ा पिछले बार इन 4 चरणों में बीजेपी एनडीए पार कर चुकी थी। और इस बार आप दावा कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा पूरे, जब 543 के रिजल्ट आएंगे तब उसमें भी बीजेपी 200 से ज्यादा आंकड़े पार नहीं कर पाएगी। लेकिन 2019 के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। पंकज जी, आपकी आवाज मुझे लगा शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ, अगर आप उसको एक बार कोशिश करें अनम्यूट करें तो शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। जी चलिए, मुझे लगता है थोड़ा सा शायद कुछ समस्या हो रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आप सर्च कीजिएगा, उसमें एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा, उसको आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जब तक आप देख लीजिए, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। आरपी राजन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 जी, जिस तरह से आपके नेताजी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सिर्फ फंस नहीं गई है, धस गई है, और वो ये कह रहे हैं कि 150 से भी ज्यादा आंकड़ा यहां पर बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन 2019 के अगर आंकड़ों की अगर आप उठा लें आप, क्योंकि हम जो पहले हमारे पास आंकड़े उन्हीं पर हम ज्यादा बेटर चर्चा करते हैं कि इस बार वर्तमान में क्या हो सकता है। हालांकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2019 में अभी इन 4 चरणों में 200 से ज्यादा बीजेपी एनडीए जीत चुकी थी, और इस बार आप लोग कह रहे हैं कि इस बार 150 से ज्यादा नहीं जा पाएगी। आपके नेता कह रहे हैं बीजेपी धस गई है। क्या वजह आपको लग रही है? आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दे थे, आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पूरी तरह से गए?
देखिए भागीरथ जी, पहली चीज, बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है उसकी हवा तो हमारे पैनल में बैठे जो है आदरणीय मनोज पंडित जी ने खुद निकाल दी। इनके गृह मंत्री कुछ और कहते हैं और उन्होंने कुछ और कहा। ये सही है कि सारी चीजें 4 तारीख को तय होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर हम बताना चाहते हैं 2019 का चुनाव अलग था, अलग है। आज देश जिस तरह से चुनाव के मुहाने पर आधा चुनाव निकल चुका है और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एक भी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं की। आप बताइए, 70 साल का तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद रहता कि 70 साल सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन क्या किसी को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को अपने 10 साल याद हैं? नहीं याद। अभी पैनल में बैठे मनोज पंडित जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य में हमने सुधार किया, चिकित्सा में हमने सुधार किया, शिक्षा में सुधार किया, भ्रष्टाचार हमने कम किया। मैं आपके एक उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश में एक महिला जिला पंचायत सदस्य की एनीमिया से प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिला जिला पंचायत सदस्य की जो है मौत खून की कमी से हो जाती। ये है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये है इनकी चिकित्सा व्यवस्था। ये है उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत सदस्य, जिले के सर्वोच्च सदन का सदस्य होता है वो, उसकी मौत हो जाती हो। तावसी जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, जिला भी बता दिया हूँ, जानकारी कल ने अगर जानकारी ना हो तो हमारे काबिल दोस्त को और आप सबके लिए जानकारी मैं बता दूं, इससे बड़ा शर्मनाक स्वास्थ्य चिकित्सा में क्या हो सकता है। सदन में उनके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने सदन में खुद स्वीकार किया कि हमारे विभाग की हालत बहुत खराब है। हमें जब हम अपने जिलों को बयान है कि हम जिलों का दौरा करते हैं, भयावह बड़ी बुरी स्थिति मिलती, मुझे लगता है कि मेरा इलाज मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, कहा कि हमने 68 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, लेकिन सदन में नियम 56 में जो है रिकॉर्डेड है सदन की कार्यवाही मिल जाएगा आपको। उन्होंने जवाब दिया है, जवाब में दिया है कि मात्र उत्तर प्रदेश में 3 ट्रामा सेंटर चल रहे हैं, तीनों में से एक मेडिकल कॉलेज, पीजीआई। ठीक है, लेकिन आपके नेता जो दावा कर रहे हैं कि 80 में से 79 सीटें इंडी गठबंधन जीतेगा, आपको नहीं लगता है कि आपके नेता भी कुछ शायद ज्यादा बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता एक एक सीट पर बराबर नजर लगा और हम लोग एक एक सीट पर बराबर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ और अधिकतम सीटें लेकर के बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से और ठीक है, मुझे लगता है 4 जून को सामने आ जाएगा। ठीक है पंकज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज। जी पंकज जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग ये दावा कर रहे हैं, आपके नेता दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार नहीं बनने वाले नरेंद्र मोदी, लेकिन जनता, ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से, एनडीए सरकार से त्रस्त है, लेकिन जनता ये भी देखेगी कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? यहां पर कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह है यहां पर। और अगर यहां पर यह भी एक होता है कि बहुत सारे गठबंधन के साथ, बहुत सारे पार्टियों के साथ आप लोग मैदान में, और हर पार्टी में एक बड़ा नेता है और कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। आप लोग भी कहते हैं कि हमारे इंडी गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जनता अगर ये सोचेगी बीजेपी को हटाना है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को हटाना है, तो फिर कौन होगा उसके बदले और उसकी क्या वजह होगी? देखिए, मुझे लगता है कि देश के कई चैनल्स को पंकज जी थोड़ा सा फोन के पास अगर आप आ जाएंगे, आपकी आवाज थोड़ी समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। जी, थोड़ा सा फोन के पास आप आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की रीति और नीति में कहीं विरोधाभास है, और जो कल देश के कई मीडिया समूहों को प्रधानमंत्री जी ने अपना इंटरव्यू दिया, वक्तव्य दिया, और बार बार ये दोहराया कि मुझे सार्वजनिक जीवन रहने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसी को बांटता हूँ। लेकिन आज देखिए, आज ही किसी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने वापस से धर्म की बात नहीं की। कहीं ना कहीं वो जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन जरूरी मुद्दों पर बात करने से ठीक है, लेकिन इस तरह के आरोप आप लोग, इस तरह की बात आप लोग आपने 14 में भी किया था, 2019 में भी किया था, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें 2014 के 2019 को, 19 में भी 4 चरणों में अगर बात करें 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी एनडीए जीत चुकी थी। तो आंकड़े कुछ और कह रहे थे, वर्तमान के आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, लेकिन पूर्व आंकड़े यही है।
जी पंकज जी, आवाज आ रही है आपको? आप क्वेश्चन दोहराएं। जी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आप हिंदू मुसलमान की बात करें, 2014 में भी आपने कहा था, तमाम बड़े स्टेटमेंट आए थे, 2019 में भी आप ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन आंकड़े कुछ और यहां पर इशारा करते हैं। 2014 उठा लें, 2019 उठा लें, 2019 के 4 चरणों में बीजेपी एनडीए अभी तक 200 से ज्यादा सीटें जीत चुकी थी। आंकड़े कुछ और कहते हैं, क्या वर्तमान में ये आंकड़े बदलेंगे? देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल डेफिनेटली आंकड़े बदलेंगे, और इसलिए बदलेंगे कि आप पिछले 4 चरण का चुनाव उठाकर देख लीजिए, 380 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बीजेपी के बड़े नेता अभी तक भी जो देश के कोर मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जो जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा, उस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे हैं लगातार। सिर्फ और सिर्फ वो किसकी बात कर रहे हैं? मुसलमान की बात कर रहे हैं, मटन की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं। अरे भैया, भैंस की चोरी रोकने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है क्या देश ने? आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे कब बात करेंगे? आपने वादा किया था कि आप गंगा की सफाई करा देंगे, आपने गंगा की सफाई का वादा को कंप्लीट नहीं किया। फिर आपने वाराणसी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आपने वादा किया था कि आप 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डॉलर की रेट का वादा किया था, पेट्रोल डीजल की रेट कम करने का वादा किया था, महंगाई को कम करने का वादा किया था। आपने जो गरीब की थाली है, उस थाली पर भी आपने जीएसटी लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जनता सब कुछ अच्छे से जानती है, युवा अच्छे से जानता है। युवाओं को आपने क्या दिया? युवाओं के साथ, सपनों के साथ आपने कुठाराघात किया है, और अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके उनके सपनों का दोहन करने का काम किया है। तो ये देश की जनता, युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस देश की के प्रधानमंत्री ने, देश की केंद्र सरकार ने देश की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। अपने हकों के लिए किसान न्याय करते करते, न्याय मांगते मांगते शहीद हो गए 700 से ज्यादा किसान दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री यही अहम होगा कि जो चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, कौन अपनी बातों को जनता के बीच में लेकर जा पा रहा है और कौन जनता को अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर कन्विंस कर पा रहा है। और मुझे लगता है उसी के हिसाब से रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। रीना जी, देखिए, जिस तरह से यहां पर तमाम बहुत सारे सवाल तो उठते हैं, आपकी पार्टी को लेकर भी उठते हैं कि जिस तरह से आपने कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक मजबूरी है इस वक्त तानाशाही को खत्म करना है। लेकिन जिस तरह से अभी बयान आ रहे हैं, आंकड़ों को लेकर आ रहे हैं, वहां से अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं 5 जून को वापस आ जाऊंगा, अगर नहीं बनेगी तो फिर मैं वहां पर कब आऊंगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आंकड़ों के लेकर यहां पर क्या कुछ आप पार्टी दावा करिए, क्योंकि हमने देखा है जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप पार्टी जो आंकड़े लेकर आती है, कहीं ना कहीं उसके आसपास आप लोग जरूर घूमते हैं। लेकिन राहुल गांधी के आंकड़े आ गए, अखिलेश यादव के आंकड़े आ गए, अभी तक केजरीवाल की तरफ से ऐसा कुछ आंकड़ा सामने नहीं आया। 400 पार अमित शाह जी, वो झूठे शुरू से प्रवचन ये लोग देते आए हैं। जनता को बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। अब उन्होंने की सरकार, रोजगार की तो बात भूल ही जाइए, रोजगार तो खैर छोड़ ही है उनका। और महिलाओं की सुरक्षा में भी अब आप देख लीजिए कि चाहे मणिपुर हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे देश में बीएचयू हो, चाहे हाथरस हो, लखीमपुर हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही कार्यकाल था ये पूरा, जिसमें ये सब हुआ है, पूरा घटनाएं घटी हैं। आतंकी हमले की बात करें तो कितने सारे आतंकी हमले हो चुके हैं मोदी जी के शासनकाल में। इसकी भी वो हर बार कुछ ना कुछ जनता को, एक वही मैंने कहा ना कि वो शहद में घोल के वचन सुना देते हैं। आज तक कभी आपने मोदी जी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई देखी कि जब कोई देश में बड़ा हादसा हुआ और उस पर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? और नहीं की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें डर है कि मीडिया क्वेश्चन करेगा और वो उसका जवाब उनके पास है नहीं। आप जब भी देखिए देश में विपत्ति पड़ी, हमेशा मोदी जी बाहर घूमने हुए विदेशों में गए होंगे, कभी भी देश में मौके पे मौजूद नहीं रहे। और आने के बाद भी उन्होंने कभी भी देश की समस्याओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, बोला भी नहीं। जब लेके आए थे, बनारस से चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने कहा था हम गंगा को साफ करेंगे। एक बार भी आप मोदी जी ने 50 रैलियां बनारस में की होंगी सिर्फ वेव करने के लिए। कभी आप एक बता दीजिए कि मोदी जी ने इन 10 साल में एक बार भी कहा हो कि आज मैं एज ए प्रधानमंत्री अपनी गंगा मैया को साफ करने के लिए गंगा में उतरूंगा? नहीं, ना उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया ना क्या। और इसमें हंसने की बात नहीं है, जब हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज थे जिनको इन्होंने किनारे कर दिया और बड़े तालाब का गहरीकरण करना था और उसकी सफाई करनी थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज खुद उतरे थे उसको सफाई करने। तो जब आपने प्रण आपने लिया था, प्रण बनारस की जनता ने, अधिकारियों ने या किसी ने नहीं लिया था, प्रण लिया था आपने, वादा दिया था जनता को आपने कि मैं गंगा साफ करूंगा। मगर नतीजा क्या हुआ? गंगा ना तो साफ हो पाई 10 साल में। अब वो क्या कह रहे हैं? जनता को एक नया सगुफा दे रहे हैं। इसी तरह का दावा आप लोग ने भी किया था दिल्ली में कि यमुना साफ। तो हमारी सफाई शुरू है, अभियान चालू है। आप सोचिए दिल्ली में जितना भी कारखाने का पानी था वो जमुना जी में जाता था, उसके लिए सीवेज प्लांट बनाए गए हैं। 10 साल में जमुना जी पे
पहले से ज्यादा अच्छा काम हुआ है। और जैसे जमुना जी काली थी और झाग से भरी रहती थी, जमीन आसमान का अंतर आया। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आरोप प्रतिरोध चलते रहेंगे, लेकिन आंकड़े क्या इस बार, क्योंकि आंकड़े अभी तक आप पार्टी की तरफ से कुछ खास सामने अभी तक नहीं आया। आंकड़े मैं 200 पार का बहुत समय से बोलती आ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। उसका बेसिक रीजन क्या है, क्यों गठबंधन जो है बोल रहा है। अभी तक क्या होता था देश में, जब भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सारी पार्टियां होती थी, मगर इस बार गठबंधन से संविधान को बचाने के लिए जो गठबंधन किया गया है, देश की रक्षा के लिए, जनता के लिए, उससे क्या नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी के पास 36% वोट शेयर है, 64% अपोजिशन का था। अब अपोजिशन एक हो गया है, तो जो ये ठीक है, मैं उसी जगह के पास जाऊंगा, लेकिन आपने प्रतिशत की बात की, मैं आपको कुछ राज्यों का प्रतिशत आपको बताया था। ठीक है रीना जी, कुछ राज्यों का प्रतिशत मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में अगर 2019 की बात करें 58% भाजपा को मिले थे लोकसभा में। गुजरात की बात कर लें 62%, नहीं ठीक है, मैं आपके कुछ राज्यों की बात बता रहा हूं। गुजरात में 62% मिले थे, राजस्थान में 59% मिले थे, छत्तीसगढ़ में 50% मिले थे। ये कुछ जो राज्य है जहां पर बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में देखती है। तो परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज में बहुत ज्यादा आगे बीजेपी दिखाई देती है, हालांकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जी शर्मा जी, देखिए जिन राज्यों के मैंने आपको प्रतिशत बताए और ओवरऑल जो प्रतिशत है और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और 2019 के अगर हम आंकड़ों की बात कर लें, 4 चरणों में तकरीबन बीजेपी एनडीए 200 के आसपास वहां पर जीत चुकी थी। क्या 2019 के आंकड़ों देख लें, जिस तरह से आरोप प्रतिरोध देख लें, अभी जो चुनावी समीकरण देख लें, जो माहौल देख लें, जो मुद्दे देख लें, क्या लग रहा है कि इनके दावे यहां पर सच साबित होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ये जिस तरीके के वो चले बयान आ रहे हैं सभी नेताओं के, तो ये तो लाजमी है कि अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी ढबली, अपनी अपनी राग है। चाहे राहुल गांधी जी का है, चाहे अखिलेश यादव जी का है, चाहे अमित शाह जी का है। आप 7वां चरण आने दीजिए। अमित शाह जी इतने मोटिवेटेड और इतने खुश है कि वो श्रीलंका और नेपाल में भी वो अपनी सरकार बना देंगे, क्योंकि 7वां चरण तक तो आसपास के देशों में भी उनकी सरकार आ जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या आप देख रहे हैं कि 62 सीट आप उत्तर प्रदेश से उम्मीद कर रहे हैं? मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत नहीं, इसलिए यही सवाल मैंने मनोज जी से भी किया था कि 10 साल से आप सरकार में, कुछ तो नाराजगी होगी, कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। नहीं, मुझे तकलीफ है, इस देश को तकलीफ है, हमारे जैसे जो लिखते हैं पढ़ते हैं उनको तकलीफ है कि 10 साल से आप सत्ता में, अभी भी आप नेहरू जी का एंट्री करा देते हैं, अभी भी आप पाकिस्तान की एंट्री कराते। परसों पाकिस्तान की एंट्री हुई, मतलब आप मान के चलिए कि यथावत इस यज्ञ में पाकिस्तान की आहुति डल गई। आप अपने विकास पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप 10 साल में चर्चा क्यों नहीं करते? आप 370 आपके पास बहुत अच्छी बात है, 3 तलाक आपके पास बहुत अच्छी बात है, लेकिन महंगाई भी तो आपके खाते में जाएगी। 700 किसान जो मरे वो भी आपके खाते में जाएंगे। तो आप 62 की उम्मीद उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र में 23 की उम्मीद बहुत मुश्किल दिखता है, बिहार में आपकी सीट बहुत मुश्किल दिखती है। क्या 25 सीट कर्नाटक से आप ला पाएंगे? अभी अमित शाह जी का वो हाल है कि सीबीएसई में मुझे 98% आएंगे। जब प्रति विषय इनसे पूछो कि कितने आएंगे तो नहीं बता पाते हैं कि भैया फिजिक्स में कितने आएंगे, केमिस्ट्री में कितने आएंगे, बायोलॉजी में कितने आएंगे, तो वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन 95% आ रहे हैं हमारे। अरे तो आप सब्जेक्ट वाइज भी तो बता दीजिए कि कितने आ रहे हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ये खैर अपनी चीजें, उनको शुभकामनाएं हैं, वो एक बड़े दल के बड़े नेता हैं, लेकिन ये चुनाव में मूल मुद्दा होना चाहिए। आप आ गए धर्म पे, आप आ गए पाकिस्तान पे, विकास गायब हो गया, बुनियादी सवाल गायब है, महंगाई गायब है, कहाँ है ये सब बुनियादी चीजें, बुनियादी सवाल जिसपे चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, जिसपे चुनाव लड़ना चाहिए। आपको 10 साल में अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको, तो लड़ना चाहिए। आप अपने आप को विक्टिमाइज बना के आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब 400 पार हो गए, आप भी गठबंधन की बात करते हैं। आपका एक सवाल था पंकज जी से कि आपने भी तो जब किसी से आपने कांग्रेस आप खिलाफत में रहे, उन्हीं के साथ आप संधि किए। तो राजनीति है, राजनीति में तो इतिहास गवाह की संधि होती रही है। क्या मुगलों की क्या राजपूतों से संधि नहीं हुई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में संधि नहीं हुई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या नॉर्थ ईस्ट में उल्फा के संघ से संधि नहीं हुई थी? ये तो राजनीति है, यहाँ तो संधि होती है। आपके विचार रहे, बने, मिले, सब तो समानुसार परिवर्तन होते रहता है कि कांग्रेस को बरगला के, कांग्रेस को गरिया के, कांग्रेस को 2011 में और 2012 में फिर आम आदमी पार्टी आई थी, सही बात। लेकिन अभी वक्त अलग है, वो वक्त अलग था। लेकिन आप जो है, जो हम 10 साल का सवाल जवाब, चीजें, बातें होनी चाहिए,
हाँ, वो अभी नहीं हो रहा। ठीक, बिल्कुल, आपने मुझे लगता है जो संधि की बात की, ठीक है भागीरथ जी, भाजपा भी 38 पार्टी का संगठन है वो, आप अकेला ना समझे। 38 पार्टी के संगठन है, तो संधि उनकी भी है, कई विचारधारा के साथ है, कई विचारधारा के इतर है। बिल्कुल ठीक है। श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह संधि की बात कर रहे हैं कि संधि एक वक्त के साथ बदलती रहती है, बनती रहती है, लेकिन जिस तरह से एक तरफ इंडिया गठबंधन के यहाँ पर एक अलग तरह की संधि दिखाई दी और एनडीए भी बहुत सारे पार्टियों के साथ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखें कि जो पिछले बार के आंकड़े थे 2019 के 200 के आसपास यहाँ पर बीजेपी एनडीए जीत चुकी थे, लेकिन इस बार जिस तरह से अमित शाह का दावा है कि हम पूर्ण बहुमत हम पहले से ले चुके हैं इन 4 चरणों में, अब तो सिर्फ 400 पार की और हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा सीटें यहां पर बीजेपी नहीं जीतेगी, एनडीए नहीं जीतेगी। इन दावों को आप किस तरह से देखते हैं, या फिर दोनों तरफ से एक अतिशयोक्ति वाली बात की जा रही है और जो भी होगा रिजल्ट तो आएगा, लेकिन दोनों तरफ से एक कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात की जा रही है? देखिए भागीरथ जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी कहा कि पिछले चुनाव में 2019 में इनको 200 सीटें मिली थी, 200 इससे थोड़ी बहुत आगे पीछे, बिल्कुल। और अभी अमित शाह जी का ये कहना है कि हम 270 सीट अब तक जीत चुके हैं। तो अगर अमित शाह जी के बयान को सच माना जाए तो ये जो 400 पार का नारा है तो पूरा हो सकता है। उसका रीज़न है जो बाकी बचे राज्य हैं, उन राज्यों में ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी 164 सीटों का मेरे ख्याल में चुनाव बाकी है, 163 का। तो अब उसमें आप ये समझिए कि 270 तो पार ही कर चुके हैं और इन राज्यों में इनके पास सीटें, मैक्सिमम सीटें हैं। यहाँ पर विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष का कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुश्किल से पूरी की पूरी सीटें चली गई हैं, इक्का दुक्का सीट कहीं पर हैं। आप बिहार चले जाइए, वहाँ भी लगभग जो है 39 सीट जीत चुके थे अन्य राज्यों में। तो अगर अमित शाह ने ये बयान दिया है और वाकई उनके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट होगी कि 270 पार चुके हैं अब तक, तो 400 तो लगभग पहुंच ही रहे हैं। अब एक दूसरी सबसे बड़ा सवाल होता है कि विपक्ष की जो आपने सवाल किया, उनका ये दावा है कि 200 का। अब देखिए तो चुनाव है, अभी तक चुनावी जो भी गणित और जो भी जितने राजनीतिक पंडित हैं, जो बातें बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सुनी जाती हैं, हम लोग भी पत्रकार हैं, हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। लेकिन ये जो 200 वाली बात है, पिछले बार वाली, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी को ये 200 को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी तरह से चुनौती इन बाकी की सीटों में है कि वहाँ ये मैक्सिमम है, तो इनको बचाने की चुनौती है। अब इसमें कितना सफल हो पाते हैं तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी बात कर रहे थे उचित जी कि मुद्दों से भटक के चुनाव जो है दूसरी तरफ चला गया। और ये बात एक ही तरफ नहीं है, दोनों सत्ता पक्ष में विपक्ष में भी है। मुद्दे लेके आए, पहले चरण में मुद्दे सामने जनता के बीच में आए, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा या तो उनको कुछ इनपुट मिल गया होगा, तुरंत मुद्दे से अलग जो है पोलराइजेशन की तरफ बढ़ गया। और आज की स्थिति है कि चौथा चरण समाप्त हो गया। 5वें चरण में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने भावुक हो गए गंगा मैया को लेकर के कि वो भी एक कार्ड सामने आया है, बाकी की चीज़ें हैं। और एक बात तय है कि प्रधानमंत्री जी कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। अगर वो भावुक हुए तो हो सकता है कि बहुत सारी जनता ही भावुक हो गए, और अगर पूरी जनता उत्तर प्रदेश बिहार की भावुक हो गई तो निश्चित रूप से इनका 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। ये सामने बात आती है। लेकिन क्या जनता 10 साल की जो उनकी जो है जो काम हुए हैं, 10 साल में सरकार की परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पर क्या देखना चाहेगी? कुछ काम अच्छे हुए हैं तो कुछ काम नहीं हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर रहा, अब धीरे धीरे ये भी मुद्दे गायब हो गए। तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में सतही तौर पर और बाकी मुद्दे जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसके छोड़ करके बाकी बयानबाजी और तमाम लोगों का क्या एक्सप्रेशन है, किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव जनता के ऊपर छोड़ पाते हैं, ये इस पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अगर हकीकत से वाकई वाकिफ है तो चुनाव का परिणाम हो सकता है 4 जून के बाद हम जो बहस कर रहे हैं 400 की और 200 की, इससे कहीं अलग हो। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी देखिए, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं और श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे कि
आप लोग दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता से कितना कनेक्ट कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरह से आपने आज देखा जिस तरह से विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग 5 किलो राशन देने की बात करे थे, उन्होंने 10 किलो राशन देने की बात की। ये जनता से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें महंगाई एक उच्चतम स्तर पर दिखाई जा रही थी। ये तमाम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ज्यादा बातचीत आप लोग नहीं करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं। लेकिन जनता से जुड़ा ये मुद्दा जरूर है। अगर विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को जनता से जोड़ पाएगी तो आपके लिए जो आंकड़े बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आप पहले से 99% या 100% आप पा चुके हैं और फिर से वही परफॉर्मेंस दोहराना बड़ा मुश्किल होता है। गुजरात की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो इन राज्यों में ये आपको लगता है कि दोबारा भी परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? बहुत सारे राज्य से, जैसे कर्नाटक की बात करें तो उचित जी, ये परफॉर्मेंस क्या आप दोबारा दोहरा पाएंगे? क्योंकि 400 पार का आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, एक माइंड गेम ज्यादा लगता है यहां पर। देखिए साहू जी, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की हालत भी आपको पता है, छुपी नहीं आपसे, कि वहां पर भी क्या होता था कि एक बार सरकार बदलती थी, दोबारा सरकार रिपीट नहीं हुआ करती थी। और 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में रहती है साहू जी। हमने 37 साल बाद एक इतिहास बनाया है ना, हम रिपीट हुए ना, हम आए, पूर्ण बहुमत की सरकार हमने दोबारा बनाई और 5 लेकिन सीटें तो कम हुई ना, सीटें तो कम हुई। देखिए मैं वही कह रहा हूं, आपने दोबारा सरकार बनाई लेकिन सीटें तो कम हुई ना वहां पर। हम लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और ये ठीक है, आपको इन सबको सपना लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा? क्योंकि चीजों में दम नजर नहीं आ रहा है। पर लेकिन 4 तारीख के बाद हम सब लोग फिर चैनल पे बैठेंगे और बहुत सारी चीजें रहेंगी। हम एक एक चीज को आपको आपके सामने रखेंगे। देखिए, आज जो हमने काम किया है, हम वो जनता की अदालत में अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जो भी चीजें होंगी, सर्वोपरि कौन? जनता। जो फैसला जनता का होगा, सबके सिर आंखों पर होगा, उसे मानेंगे। पर लेकिन ये तो आप भी और हम भी सब देख रहे हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, ये ऐतिहासिक काम है। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट आएगा जिस तरह से अमित शाह ने कहा था 15 लाख को लेकर कि वो तो जुमला था, कहीं ऐसा ना बोल दे कि 400 तो हम एक जुमला था, एक माइंड गेम खेल रहे थे हम, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए साहू जी, एक बात सुनिए, आप महिला बिल देख लीजिए। महिला बिल कहाँ हमारे कांग्रेस के मित्र अभी कहीं क्या हालत हुई थी, फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में फेंक दिए गए थे। स्थिति आपके सामने है। 370 देखिए, राम मंदिर देखिए, एक ऐतिहासिक काम, आप इतिहास बनाने वाले काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं साहू जी। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि देश की जनता का विश्वास जितना नरेंद्र मोदी जी पर है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले कि जिसमें ताकत हो डिसीजन लेने की, जिसमें ताकत हो कुछ कर गुजरने की। आप 22 ठीक है, मुझे लगता है कि ये दावे कितने सच साबित होंगे 4 जून के समझ में आ जाएगा। ठीक है पंकज जी, देखिए यहाँ पर आप लोग बड़े बड़े मुद्दे जरूर लेकर आए, ठीक है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो, लेकिन चुनाव एक समीकरण के जरिए यहाँ पर जरूर जीता जाता है, जो एक लीडर होता है, एक संगठन होता है। और इस मामले में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी है, एनडीए इस मामले में थोड़ा सा मजबूत रहा है। और जिस तरह से दावे कहते हैं, बहुत सारे हमने देखा, विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में हुए, वहां पर आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती है और अच्छे खासे सीटों से मार्जिन से जीती है। और इस बार लोकसभा चुनाव में जो दावा किया जा रहा है आप लोग की तरफ से या एनडीए की तरफ से, क्या वो एक कुछ खास मुद्दे हो सकते हैं? और कैसे आपको लगता है कि जनता आपकी बातों को कनेक्ट कर पा रही? क्योंकि ये मुद्दे हमेशा रहे, 2014 में भी रहे जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, 2019 में भी रहे जो आप मुद्दे उठा रहे हैं। भागीरथ जी समय दीजिएगा पंकज जी के बाद। जी समय कम है थोड़ा सा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वो एक पक्ष है, बाकी सब आप लोग विपक्ष में, इसलिए थोड़ा सा मैंने उनको ज्यादा समय दिया, लेकिन समय कम है, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। पंकज जी, चल लगता हमारे वजन तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, आरपी राजन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे 2014 के बाद से बीजेपी वहां पर लगातार मजबूत हुई, विधानसभा चुनाव में भी दूसरी बार जीत कर आई। वो भी इस बीच में अखिलेश यादव का कहना है कि 79 सीटें हम जीत रहे हैं, लगता है यहां पर भी अखिलेश यादव अतिशयोक्ति कर रहे हैं, शायद वो भी कुछ बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, ऐसा लगता है। बाकी चुनाव जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। देखिए पंकज जी, बात बार बार उसी पे नहीं जाएंगे हम बात भारतीय जनता पार्टी की और मुद्दों की। हर चुनाव में एक ही मुद्दा नहीं होता है, हर चुनाव में एक ही परिस्थितियां नहीं होती। 10 साल हो गया, 10 साल पहले मुद्दे कुछ दूसरे थे, देश के सामने मुद्दे कुछ दूसरे थे, देश ने दूसरे मुद्दों पर इनको चुना, लेकिन आज मुद्दे बदल गए हैं।
आज 10 साल आपको जनता ने मौका दिया, आपने 10 साल में क्या किया उस पर बात कर ली जाए, उस पर बात करना चाहिए, उस पर आकलन होना चाहिए। 70 सालों पे नहीं, आपको सत्ता दी गई, उसके बाद आप 70 साल नहीं, लेकिन आज हम दावों पर बात करें, आंकड़ों पर बात करें, इसलिए मैं आपको विधानसभा के मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आंकड़ों की बात करूंगा और दावे और आंकड़े दोनों की बात करता हूँ। आंकड़े अगर देखे जाए तो देश का प्रधानमंत्री जब घड़ियालू आंसू बहाने के लिए आ जाता है, अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कहा कि भावुक हो जाएंगे, वो भारी पड़ सकता है, लेकिन देश की जनता जान चुकी है घड़ियालू आंसू बहाने वाला देश का प्रधानमंत्री जब इसी गंगा सफाई को लेकर के आदरणीय जो है जीटी अग्रवाल जी, स्वर्गीय जीटी अग्रवाल जी 111 दिन बैठने के बाद उनकी मौत हो जाती है, उनकी शहादत हो जाती है, तब इस देश के प्रधानमंत्री के घड़ियालू आंसू नहीं निकलते, तब एक शब्द नहीं निकलता है। बताइए ना, गंगा सफाई करने को कहा, गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ का बेटा हूँ, गंगा साफ करने गए क्या? क्या आज तक प्रधानमंत्री जी कभी किसी गांव में गए क्या? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी गांव में गए हो बता दो, क्यों रोड शो कर देंगे बनारस में जाकर के? अगर गए हो तो बता दें कि हाँ हम कहीं गए, काम किया हमने। तो ठीक है, समय का मैं जिस तरह से दावे क्या है 79, क्या आप मानते हैं वाकई कि ये पूरा हो पाएगा? 10 सेकंड लूंगा। जब मणिपुर आता है तब प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री आज मंगलसूत्र पर पहुंच चुके हैं? अरे मंगलसूत्र तो छोड़िए भागीरथ जी, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि गांव की महिलाएं जो गांव में काम करती हैं वो एक जोड़ी बिछिया ही बनवा नहीं पा रही है, एक जोड़ी बिछिया बनवाने की हैसियत नहीं है, इतनी महंगाई कर दी। उस महंगाई पर बात नहीं करेंगे, मुद्दों से भटकाने का काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए ठीक है, लेकिन मुद्दे आप लोग के मुद्दे आप लोग जनता से कितना कनेक्ट किया ये भी देखना होगा। ठीक है रीना सक्सेना जी, देखिए अक्सर कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वर्सेस बीजेपी या एनडीए हो रहा है, क्योंकि हालांकि आपके नेता जो थे वो पिछले 2 महीने से तकरीबन 1.5 महीने से तकरीबन जेल में भी थे। तो क्या वाकई इस बार जनता और बीजेपी वर्सेस हो रहा है, या फिर जो नेता हैं? क्योंकि देखिए अगर जब नेता की बात होगी, प्रधानमंत्री की बात होगी, पार्टी की बात होगी, तो अगर आप देखेंगे आंकड़े देखेंगे या अगर आप मजबूत स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए इस बार मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई देती है, अगर आप नेता की बात करें, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो। देखिए हमारे नेता जेल में जरूर थे 2 महीने से, मगर जनता उनके साथ थी और जनता का समर्थन दिल्ली की हर सभा, हर रैली और हर कार्यक्रम में दिखाई दे रहा था। जेल में जाने से पहले भी जनता का समर्थन था और जेल से आने के बाद भी आपने देखा कि जनता का समर्थन। तो दिल्ली की जनता दिल्ली के बेटे को बहुत प्यार करती है, स्नेह देती है। तो इस बार दिल्ली की तो इनकी 7 सीटें गई हैं, जहां ये गणित की बात कर रहे हैं। पंजाब में भी इनकी 13 सीटें हैं, वो भी गई हैं इनके हाथ से। हरियाणा में भी बात करें तो वहां पे भी कम हो रहे हैं। तो इनका जो 400 पार का नारा है, सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया गठबंधन में इस बार सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में गए हैं और बराबर जाके उनको समझाया है कि ये समस्या है, महंगाई की समस्या है, डॉलर 85 रुपए, गरीब को जरूरत नहीं है 85 रुपए डॉलर की, मगर जो ठीक है समय का लेकिन मुझे लगता है आपने जो एक अहम बात की है कि आपके कार्यकर्ता जनता के बीच में क्या उनको समझा है। उचित जी, क्या वाकई लग रहा है कि जिस तरह से दावा कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता कि उनकी तरफ से कार्यकर्ता गए जनता के बीच में, अगर आप प्रचार प्रसार को देखें, अगर आप रैली को देखें, रोड शो को देखें, कार्यकर्ताओं को देखें, पार्टी को देखें, तो कौन अपनी मजबूत स्थिति में है, कौन जनता के पास ज्यादा पहुंच बना सका है? क्योंकि जो ज्यादा जनता के पास जाएगा वो इन आंकड़ों के पास जाएगा जो दावे किए जा रहे हैं। देखिए नो डाउट कि बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के मोदी जी, और वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं जनता को। जैसे श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि जनता को जो कनेक्ट करने की कला उनको मालूम है और उन्हें हुनर मालूम है इस बात को। हालांकि ये बात भी आपको मैं स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कुछ श्रीवास्तव जी अगर आप थोड़ा सा संज्ञान लें तो हम कुछ पत्रकारों के साथ जब चर्चा कर रहे थे तो प्रथम चरण पे ही उन्होंने बोल दिया था कि इस दौरान आने वाले समय में अभी तक प्रथम और द्वितीय में पाकिस्तान नहीं आया है, धीरे से पाकिस्तान भी आएगा और कोई नहीं, लेकिन वो बयान तो मणिशंकर अय्यर पहले लेकर आए, उसके बाद फिर इन्होंने बयानों को लपका। उन्होंने जो लपका वो बयान आप देखिए, बिना पाकिस्तान की वो चर्चा नहीं करेंगे और वहीं पे तीसरे, चौथे, 5वें चरण में प्रधानमंत्री जी कहीं भावुक होंगे, ये भी क्लियर था। ठीक है, मुझे लगता है जिस तरह से उचित शर्मा जी बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये जो जिस तरह से पूरा प्लान के साथ, या फिर जो मैं कह रहा था अभी कि जनता से जो जितना कनेक्ट होगा उतना वो इन आंकड़ों के पास पहुंच पाएगा। और अगर प्रचार प्रसार की बात कर लें, रणनीति की बात कर लें, मुद्दों की बात कर लें, संगठन की बात कर लें, तो कौन कम से कम इसमें आगे दिखाई दे रहा है? बाकी जो रिजल्ट आएगा 4 जून को तो आएगा ही। देखिए प्रचार प्रसार, रणनीति और ये जो सारी जो व्यवस्था है, या जो सबसे आगे अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये अभी से नहीं है। ये तो एक चुनाव खत्म होता उसी दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं के संगठन का सवाल है, निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़े संगठन की पार्टी है। तो इसको अगर हम एक तरह से देखें भागीरथ जी, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और प्रचार प्रसार की रणनीति भी उनके आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है
कि जनता भी है एक तय करती है कि क्या होगा। भाई आप परसेप्शन आपने देखा होगा कि 2004 में इंडिया साइनिंग कितना ऊपर था, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि ऐसा कुछ होगा। अब जनता के बारे में कुछ कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि वो क्या सोच रही है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है जो अभी जो आई है समझ में, वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़िए, बहुत सारा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक और तमाम ऐसे काम किए। लेकिन जो और मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी कहीं न कहीं पर मौजूद हैं और देश की जनता इस पर भी सोचती है। अभी कितना सोचती है तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जनता पूरी तरह से बहुत सारी सरकारों को जो दावे होते थे वो उनसे भी वो बाद में दावे खोखले हो गए। जैसे मान लीजिए बंगाल में जाइए 200 पारे हो रहे थे और 75 पे आ गए। और यहाँ पर ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आएंगी 150 से ऊपर चले गए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव बड़ा अलग टाइप का, बड़ा अद्भुत है। और ये बहुत ज़्यादा कयास लगा पाना कि कौन कितना 400 जाएगा, कौन 250 जाएगा, कौन पार्टी 200 जाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, मुझे लगता है जनता सिरमौर है और जिसको वो जिताएगी और वो जाकर उस राजगद्दी में बैठेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, उस पार्टी की सरकार बनेगी। देखना होगा, 4 जून को तय हो जाएगा। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पंडित जी, पंकज शर्मा जी, आरपी राजन जी, रीना सक्सेना जी, उचित शर्मा जी और श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अगर 2019 के आंकड़े उठा ले तो 4 चरणों में बीजेपी के तकरीबन एनडीए मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें जीत चुकी थी। लेकिन इस बार अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं, कितने दावे सच साबित होंगे? और जिस तरह से विपक्ष कह रही है कि बीजेपी एनडीए इस बार 200 से ज्यादा सीटों से ज्यादा जो आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएगी, उनके दावे कितने सच साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय जरूर है कि जो भी पार्टी, जो भी पक्ष या विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, उसकी सरकार जरूर बनेगी। इतना तो तय। देखना होगा कि कौन जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, 4 जून को सामने आ जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।